हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हमारा जो कल सुपर 50 की सीरीज़ में हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर इस प्रश्न पर एक कमेंट आया था कि मैम जो है आपने जो एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन आपको कौन सा सही बताया था, ये वाला। ठीक है, ये सही है इसमें कि एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को अगर आपको कम करना है तो एलडीएल और एचडीएल की निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा इनमें से होनी चाहिए। तो एलडीएल लगभग 200 मिलीग्राम हमारी बॉडी में होता है, मतलब होना चाहिए। ठीक है। और एचडीएल जो है 40 mg% तक होना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 40% से ज़्यादा एचडीएल भी खतरनाक हो जाएगा और आपके लिए एलडीएल 200 mg से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम अधिक लगा देते तो आंसर गलत हो जाता हमारा। ठीक है ना, अधिक नहीं, इतना ही होना चाहिए। इससे थोड़ा बहुत कम तो चलेगा क्योंकि हमें इस खतरे से बचाना है, तो कम तो चलेगा कोलेस्ट्रॉल ये, पर ज़्यादा नहीं चलेगा। पर बच्चे कुछ हैं जिन्होंने अभी डीपली नहीं पढ़ा है, उनको ये लगा कि एचडीएल तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो फिर क्यों ना इसको हम जो है ये 40 मिलीग्राम से ज़्यादा होना चाहिए बॉडी में। तो उस कॉन्सेप्ट से आपको नहीं सोचना है, इसको क्लियर रखना है। ये हमारे लिए लाभदायक है पर इतना नहीं है कि आप इसको 200 मिलीग्राम तक पी सकते हो, खा सकते हो, नहीं। ठीक है। तो ये 40 mg ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। इतना हो सकता है 40 mg तक आप नॉर्मल ले सकते हो, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस की अगर प्रॉब्लम है तो इससे भी कम लेने की कोशिश आपको करनी है। और एलडीएल जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसको 200 mg से कम लेने की आवश्यकता रहती है इस बीमारी में। ठीक है। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको। और एक बार सभी लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। हमने कल की क्लास में 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसके बाद के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर अब क्लियर करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। और कैसी पढ़ाई चल रही बताना ना भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों का पेपर जो है अगस्त में ना सही तो सितंबर में हो ही जाएगा। तो जुलाई और अगस्त हमारे पास अभी 2 महीने का समय है, तो इस तैयारी को और बेस्ट हम कर सकते हैं। साथ ही साथ एलटी ग्रेड के लिए हम कुछ नया तरीका ईजाद कर रहे हैं, जो कि आप 10 मिनट में भी हम कुछ शॉर्ट नोट आपको अपलोड कर दिया करेंगे। 10 मिनट की वीडियो में आप उनको पढ़ सकते हो। ठीक है। और आपकी मतलब आप फ़ोन की स्क्रीन को ही देखते देखते आपकी तैयारी एलटी ग्रेड की होती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 26 है, प्राकृतिक रंजक है। प्राकृतिक रंजक इसमें से आपको बताना है। अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित होते हैं। ये प्रकाश एवं धुलाई के प्रति अधिक पक्के होते हैं, मॉर्डेंट से पक्के होते हैं जो कि पर्यावरण मित्र हैं, कम महंगे एवं बहुतायत में उपलब्ध होते हैं। जो प्राकृतिक रंजक जो होते हैं ये क्या होंगे, अधिक पर्यावरण हितैषी होंगे। ठीक है, मतलब इको फ्रेंडली होंगे, पर्यावरण के मित्र होंगे। और ये हमारे लिए कोई भी नेचुरल चीज़ होती है, आप जानते हो हम लोगों को एलर्जी थोड़ी ना करती है। ठीक है, नेचुरल चीज़ तो हमेशा ही फायदेमंद होती है। ठीक है ना। जो रंजक होते हैं डाइस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आपको ये ऑप्शन पता चल गया, सही है। इनके प्रकार पूछे जा सकते हैं, तो प्रकार या इनका क्लासिफिकेशन जो है किया गया है कितने तरीके से, 2 तरीके से किया गया है। ठीक है, 2 तरीके से ये क्लासिफिकेशन किया गया है, 2 तरीके से। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, एक होते हैं आपके प्राकृतिक रंग। ठीक है, प्राकृतिक होते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, कृत्रिम रंग होते हैं। ठीक है, एक होते हैं प्राकृतिक रंग, दूसरे होते हैं कृत्रिम रंग। जो प्राकृतिक होते हैं ये 3 तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया है। 3 तरीके से अगर हम बात करते हैं कौन कौन से हो जाएंगे, 3 तरीके से अगर हम बात करें कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक तो वनस्पति से प्राप्त। वनस्पति से आप जानते हो मेहंदी, केसर, हल्दी, कत्था, जामुन, इस तरीके से चुकंदर है। और क्या हो जाएगा, अनार हो जाएगा, नील हो जाएगा, हरश्रृंगार, पलाश, टेसू, ये कुछ फूल हैं, कुछ बीज हैं। इनसे क्या होता है, कुछ फल हैं जिनसे रंगों की प्राप्ति, इनफैक्ट पत्तियां, मेहंदी की पत्तियों से रंग की प्राप्ति होती है। कुछ जड़ों से, हल्दी क्या है, एक जड़ है। ठीक है ना। कत्था क्या है, एक छाल है पेड़ की। पूछा जाता है कि कत्था क्या है, एक छाल है। तो इन सबसे रंगों की प्राप्ति आपको होती है। केसर एक तरीके का फूल है। तो ये क्या है, प्रकृति में वनस्पति से प्राप्त रंगों के हमने उदाहरण आपको दिए। दूसरा आपका प्राकृतिक में हो जाएगा प्राणिज। तो हमें प्राणिज जगत से भी रंगों की प्राप्ति होती है। प्राणिज जगत में अगर हम बात करते हैं जैसे कॉकनियल कीट। ठीक है, कॉकनियल कीट, ओके, कॉकनियल कीट हो जाएगा। और इस एक होती है भूमध्य सागर की मछली। ठीक है, और इसके अलावा कैक्टस कीट होते हैं, कैक्टस का जो पेड़ होता है ना उसके ऊपर पाए जाते हैं। ऑक्टोपस होता है, एक लाख कीट होता है, स्नेल होता है। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, रंग प्राप्ति के साधन हो जाते हैं। कुछ कीट भी हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय जो मछली है उससे बैगनी रंग का रंग प्राप्त होता है, आपने पढ़ा होगा। इसके बाद प्राकृतिक में आपके आ जाते हैं खनिज रंग। ठीक है, खनिज रंग भी होते हैं। जो खनिज रंग होते हैं जैसे लेड क्रोमेट हो गया, डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो गया। आप लोग
हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, शॉर्ट नोट तैयार किया करिए, ठीक है, और इनको रिवाइज किया करिए, ठीक है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो गया, लौह सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, ये सब किस में आ जाते हैं, जिनमें भी इन्हें थोड़ा मतलब सल्फेट, क्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम, ये सब आप पोटेशियम तो नाम से ही समझ रहे हो कि खनिज है, ठीक है। लौह, लौह क्या है, खनिज है, तो ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये खनिज के उदाहरण हो गए। इसके अलावा कृत्रिम जगत से भी तीन तरीके से रंग प्राप्त होते हैं। एक होता है आपका अम्लीय रंग, ठीक है, अम्लीय रंग प्राप्त होता है, ओके। अम्लीय रंग आप जानते हो खासतौर से जो आपके ऊनी वस्त्रों के लिए उत्तम होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अम्लीय रंग, ठीक है। ऊनी है, रेशमी वस्त्रों के लिए ये उत्तम होते हैं, प्रोटीन रेशो के लिए उत्तम प्रकार के रंग होते हैं। अम्लीय रंग होते हैं जिसमें आपके कार्बन, इनको हम कार्बन युक्त नमक या फिर सोडियम कैल्शियम के लवण भी कहते हैं। इसके अलावा नोट कर लीजिए, जो बोल रही हूँ, क्षारीय आते हैं, ठीक है, क्षारीय प्रकार के होते हैं, इसमें भी कार्बन के नमक आते हैं, ठीक है। ये सेल्यूलोजिक वस्त्रों के लिए उत्तम होते हैं, जैसे आपके कपास हो गया, और ये रेशमी के लिए जो क्षारीय जो होते हैं ना, कार्बन के जो नमक होते हैं, ये रेशमी के लिए भी उपयोगी होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं होते ये, ओके। तो यहाँ पर बात करते हैं उदासीन। तो उदासीन तीसरा होता है उदासीन। तो ये उदासीन जो प्रकार का रंजक होता है, इसमें आपके प्रत्यक्ष रंजक, डेवलप डाई जो होते हैं, विकसित डाई, गंधक रंजक, बैट रंग, ये आ जाते हैं आपके उदासीन में, ठीक है ना। तो जो न्यूट्रल होते हैं, तो आपको ये हमने प्रकार बता दिए हैं किसके, रंगाई के। इनफैक्ट इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा एक ही उसमें हमने एक वर्गीकरण, एक क्लासिफिकेशन आपको समझा दिया, इससे ज़्यादा मतलब आप कभी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे तो बढ़ते हैं आगे। 26 का आंसर था ये। क्वेश्चन है 27, साधारणतः शुष्क धुलाई किन्हें दी जाती है? रेशमी व ऊन वस्त्रों के लिए, सिंथेटिक एवं मिश्रित वस्त्रों के लिए, पुनर्निर्मित सेल्यूलोजिक तंतु के लिए, या फिर प्राकृतिक लघु तंतु के लिए। तो शुष्क ड्राई क्लीनिंग हम किस पे करते हैं? बेसिकली हम करते हैं रेशम एवं ऊन पर करते हैं ड्राई क्लीन। क्यों कि ड्राई क्लीन किसे कहते हैं? जिसमें जल की आवश्यकता ना हो, बिना जल की धुलाई जो होती है उसी को हम शुष्क धुलाई के नाम से जानते हैं। जो आपकी शुष्क धुलाई होती है, अगर इसके विषय में हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये दो तरीके से होती है। एक तो आपकी होती है अवशोषक विधि द्वारा, ठीक है ना, अवशोषक विधि द्वारा होती है, अवशोषक विधि के द्वारा होती है। दूसरी क्या होती है? घोलक विधि। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का प्रयोग कर लिया, बेंजीन का प्रयोग कर लिया, तारपीन के तेल के प्रयोग कर लिया, तो इसमें क्या है, दाग आपका घुल जाएगा, ठीक है। अवशोषक विधि में क्या है कि कोई भी पाउडर लगा दिया, जैसे चाय क्या होता है, अक्सर बेड पर, चादर पर गिर जाती है, बेड पर बैठे चाय पी रहे हो, कप लुढ़क जाता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से लाकर जो आपका पाउडर हम लोग बॉडी में लगाते हैं उसी को छिड़क देते हैं। क्यों छिड़क देते हैं? क्योंकि वो जो है दाग को सोख कर लेता है, और बाद में जब वो पाउडर सूख जाए उसके बाद आप उसको रगड़ के ऐसे ही झाड़ देंगे। आपको चादर को वॉश करना है तो कर दो, क्योंकि मीठी होती है तो दिक्कत रहेगी है, लेकिन दाग आपका छूट जाता है, ठीक है, उतने में ही दाग छूट जाता है। आपका मन है, मान लो तुरंत ही बिछाई और चादर पे गिर गया, मतलब चाय गिर गई, तो एकदम से मन करता है कि अरे अभी तो बिछाई थी, तो ऐसी कंडीशन में आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया बकाया आपके ड्राई क्लीनिंग, जो रेशमी और ऊन वस्त्रों पर तो किया ही जाता है। इसके अलावा जो ब्रोकेड, अगर आपसे डायरेक्ट कपड़े का नाम दे दिया जाए तो ब्रोकेड हो गया, बनारसी हो गए, ठीक है, रेशमी हो गए, और अच्छा रेशमी की तो बात कर ही ली है ना, ऊनी हो गए, महंगे, और जो फर वाले वस्त्र होते हैं उन पर की जाती है, ठीक है, महंगे वस्त्रों पर, खासतौर से महंगे वस्त्रों पर ये की जाती है, ओके। ड्राई क्लीनिंग जो है महंगे वस्त्रों पर की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दाग की पहचान आप कैसे करते हो? भाई दाग लगा किसी चीज़ पर तो कैसे पहचान करते हो? तो तीन तरीके हैं दाग को पहचानने के। नंबर एक, आप उसे देखकर पहचान सकते हो ये दाग किस चीज़ का है। हल्दी का दाग आपको देख के पता चल जाता है, ठीक है। सूंघ कर पहचान सकते हो कि ये दाग किसका, मतलब सूंघ कर भी पहचान सकते हो, और आप छूने से भी आपको पता चल जाएगा ये दाग किसका है, स्पर्श द्वारा। क्योंकि जब तक आप दाग की पहचान नहीं करोगे ना, तब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि इसको साफ करने के लिए हम किस एजेंट का प्रयोग करें, ठीक है। तो इसलिए दाग को पहचानने के लिए इन तीन विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 28, ऑनलाइन ई मार्केटिंग किस प्रकार से की जाती है? टीवी के माध्यम से, ठीक है, टीवी के माध्यम से हम लोग विज्ञापन देखते हैं, विज्ञापन का व्यक्ति पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए हम प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है ना। तो मार्केटिंग में जो टीवी का क्या रोल है, विज्ञापन के लिए विशेष रोल रहता है। केवल उपभोक्ता के लिए व्यवसाय है, तो ऑनलाइन ई मार्केटिंग ऐसा नहीं सिर्फ उपभोक्ता के लिए व्यवसाय ही है, ठीक है। हम लोग भी कहीं ना कहीं मतलब जो क्रेता है वह भी वहाँ पर काम कर रहा है, जो उपभोक्ता है वो चीज़ को खरीद रहा है, क्रेता है विक्रेता है बेच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं व्यवसाय से व्यवसाय
ठीक है, ये भी सही है व्यवसाय से व्यवसाय, लेकिन यही नहीं है ऑनलाइन ई मार्केटिंग। क्या है? इंटरनेट वेबसाइट, ठीक है ना। तो इंटरनेट वेबसाइट जो है ऑनलाइन ई मार्केटिंग पूछा जा रहा है किस प्रकार की जाती है, तो इंटरनेट के माध्यम से और किसी ना किसी वेबसाइट का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मीशो है, ठीक है। तो ये सब क्या है, किसी ना एक तरीके की क्या है, साइट है, उनका हम प्रयोग कर रहे हैं। माध्यम क्या है? इंटरनेट माध्यम है। तो इंटरनेट माध्यम होना चाहिए और कोई ना कोई ऐसी साइट होनी चाहिए जिस पर आप ट्रस्ट कर सको। बहुत सारी साइट आती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी साइट आती हैं, लेकिन उसमें आपको ये पता होना चाहिए कौन सी साइट ऐसी है जो फ्रॉड नहीं कर रही हो। जैसे मीशो से आप कुछ भी मंगा लो, नाइका से कुछ भी मंगा लो, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो उस पर आपकी चीज़ का मतलब रजिस्टर रहती है हर चीज़। लेकिन अगर आप ऐसे ही कोई ऐड आ जाता है बीच में, कोई भी साइट है और आप चीज़ ऑर्डर कर देते हो, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऑर्डर करते हो कुछ और मिलता आपको कुछ है, क्यों? कुछ और ही है, क्यों? क्योंकि वो साइट जो है ऑथेंटिक नहीं होती। तो यहाँ पर एक वेबसाइट होनी जरूरी है जो कि मतलब आपको पता होनी चाहिए, सही साइट होनी चाहिए और इंटरनेट माध्यम होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर 29, मानव पूंजी में विनिवेश निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त सभी में किया जाता है? बच्चे को कील ठोकना सिखाना, पौष्टिक आहार क्रय करना एवं परोसना, महाविद्यालय शिक्षा पर खर्च करना और टाइपराइटर खरीदना, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? मानव पूंजी में निवेश कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें से एक के अलावा सभी में आपको निवेश कर सकते हो। जैसे आप क्या कर सकते हो, बच्चे को कील ठोकना सिखाना, ये क्या है? एक सूक्ष्म कौशल है, ठीक है। ये सूक्ष्म कौशल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है? सूक्ष्म कौशल है, बच्चे को कील ठोकना सिखाना। बकाया पौष्टिक आहार का क्रय करना एवं परोसना, ये भी कहीं ना कहीं मानव पूंजी में आप निवेश करते हो, तभी जाकर आप आगे अपनी व्यवस्था कर पाते हो। महाविद्यालय की शिक्षा पर खर्च करना और टाइपराइटर खरीदना। तो ये तो 3 हो सकते हैं, ठीक है, 3 हो सकते हैं, पर ये पहला वाला तो एक सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका, इसको छोड़कर और सभी में आप क्या कर सकते हो? मानव पूंजी का निवेश कर सकते हो, ठीक है। ये तो आप खुद बच्चे को कील ठोकना तो हम खुद ही सिखा सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 30, यदि सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है तो उच्च कोटि की प्राप्ति होती है किसकी? निश्चितता की, संचार की, निरस्त करने योग्य या फिर जोखिम उठाने की। यदि निर्णय सर्वसम्मति से लिया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। एक होता है व्यक्तिगत निर्णय, ठीक है, और एक होता है सामूहिक निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय कई बार एक व्यक्ति के लिए तो फायदेमंद हो सकता है जिसने निर्णय लिया है, लेकिन हर किसी के लिए वो फायदेमंद हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब हम सर्वसम्मति मतलब सभी के, ठीक है ना, सामूहिक निर्णय ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या होगा? निश्चितता प्राप्त होगी कि क्योंकि सबने सोच समझकर निर्णय लिया है, तो कोई विवाद या किसी भी तरीके की विरोध की यहाँ पर गुंजाइश नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आप व्यक्तिगत निर्णय लोगे तो कहीं ना कहीं आपको जोखिम उठाया जा सकता है, या फिर आपके निर्णय को कोई बीच में हस्तक्षेप करके निरस्त भी कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 31 की। तो क्वेश्चन 31 क्या होगा? एक व्यक्ति के जीवन में वृद्धि स्फुरण की संख्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 है। तो यहाँ पर जो है आंसर भी 2 माना गया है, लेकिन ये वृद्धि स्फुरण किस तरीके से पूछा गया है हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन मैं अपने हिसाब से अगर आपका पॉइंट ऑफ दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि वृद्धि जो होती है इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं? मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन या तो इस हिसाब से पूछा गया है, और दूसरे कैसे होते हैं? मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो यही दो विशेष टर्म होते हैं इससे संबंधित। या फिर हम कह सकते हैं इसमें क्या होता है, जो वृद्धि में होता क्या है, या तो इसके अलावा भी, या तो अगर शारीरिक हटा दो, सबको पता है कि शारीरिक परिवर्तन तो होता ही होता है, तो अगर इस पॉइंट को हटा दो तो ऐसा हो सकता है मात्रात्मक परिवर्तन होता है, और दूसरा कौन सा होता है? रचनात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है, रचनात्मक। लेकिन मैंने ये दोनों इसलिए लगाए थे पहले वाले, शारीरिक और मात्रात्मक, इन दोनों को समझ के ये आंसर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि विकास में भी क्या होता है, विकास अगर आप पढ़ते हो विकास, तो विकास में भी आपको 2 परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नंबर 1 कौन सा देखने को मिलता है? एक होता है रचनात्मक परिवर्तन, तो ये तो दोनों में ही हो रहा है, और यहाँ पर सिर्फ वृद्धि का पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से शारीरिक और मात्रात्मक ये 2 परिवर्तन जो है विशेष तौर पर वृद्धि में देखने को, ग्रोथ में मिलते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो रचनात्मक परिवर्तन होता है, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है विनाशात्मक परिवर्तन, ठीक है, विनाशात्मक परिवर्तन। तो ये तो जो आपका रचनात्मक है ये तो वृद्धि में भी होता है और विकास में भी होता है, दोनों में सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर या इसका आंसर वही हो सकता है, शारीरिक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन। इस हिसाब से जो वृद्धि स्फुरण होती है जीवन में कितनी की संख्या कितनी है? 2। यहाँ पर मेरे हिसाब से यही आंसर को इसी को ध्यान में रखते हुए इसका क्वेश्चन बना होगा, ठीक है। बकाया
क्योंकि अगर विकास दिया होता तब तो हम कह सकते थे जैसे बस का अधोमुखी विकास होता है, ठीक है ना, और निकट से दूर जो प्रॉक्सी मोडिस्टल होता है वो वाला हो सकता है। तो विकास के विषय में पूछा नहीं, वृद्धि पूछा गया है। तो वृद्धि में तो यही दो टर्म मुझे समझ में आ रहे हैं, ठीक है। वैसे आपके हिसाब से आयोग ने आंसर भी 2 ही माना है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन में ये नहीं समझ में आ रहा है कि वृद्धि स्फुरण की संख्या मतलब किस तरीके से 2 होती है, ये समझ में थोड़ा नहीं आया मुझे, लेकिन मैंने अपना दिमाग लगाया तो मुझे यही कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन है 32, अलगाव भय की चरम सीमा की आयु क्या है? 7 से 12 माह, 8 से 10 माह, 15 से 18 माह, या फिर 12 से यहाँ पर जो है 15 माह। तो ये एरिक रिएक्शन की थ्योरी से जो है पूछा गया है। इसका अलगाव भय की जो चरम सीमा है वो है 15 से 18 माह। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन है जो इन्होंने 8 अवस्थाएं दी थी एरिक रिएक्शन ने, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं, क्वेश्चन है 45, 32, 33। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा गड़बड़ हो गए या इधर उधर हो गए, ठीक है। अभी देखते हैं। अच्छा हाँ 35 इधर दिया, हाँ तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबर का गड़बड़ हो गया, ठीक है। 32 के बाद होगा 33, ठीक है, ये होगा 33, ओके। 33 जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। 33, एक पारदर्शी फ्रेम की हुई तस्वीर जिसमें संकेतित प्रकाश प्रवेश किया गया हो, फिल्म स्ट्रिप, फिल्म स्लाइड, ट्रांसलाइट या फिर मोशन पिक्चर। तो एक पारदर्शी फ्रेम की हुई तस्वीर जिसमें संकेंद्रित यहाँ पर कहा जाता है जो है प्रकाश प्रवेश किया गया हो, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है फिल्म स्ट्रिप, बी है फिल्म स्लाइड, सी है ट्रांसलाइट या फिर डी है मोशन पिक्चर। तो इसमें जो आंसर तो ट्रांसलाइट दिया है, लेकिन इसका आंसर जो होगा मोशन पिक्चर होगा। ये काम मोशन पिक्चर में जो है किया जाता है। एक पारदर्शी फ्रेम की हुई तस्वीर जिसमें संकेतित प्रकाश प्रवेश किया गया हो, ठीक है ना। तो मोशन पिक्चर में ये चीज़ें होती है, तस्वीर होती है और उसमें प्रकाश के माध्यम से वो कुछ हिलती हुई चलती हुई सी नज़र आती है। तो डी ऑप्शन हमारे हिसाब से सही होना चाहिए। आंसर वैसे सी माना गया है इसमें। क्वेश्चन है यहाँ पर 46, संचारक अपने श्रोता को ग्रहण करने, समझने एवं स्वीकार करने हेतु जो सूचना देना चाहता है उसे क्या कहेंगे? विचार कहेंगे, संदेश कहेंगे, क्रियान्वयन कहेंगे, व्यवहार कहेंगे। संचारक है अपने श्रोता को ग्रहण करने, समझने एवं स्वीकार करने हेतु जो सूचना देना चाहता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे संदेश, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे? संदेश के नाम से हम इसको जो है जाने, क्योंकि वो संदेश जो है देना चाह रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 35, बी सेट, ठीक है। बी सेट है ये ग्रामीण विकास योजना, विस्तार विधि, आधुनिक संचार विधि या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा सी ऑप्शन, आधुनिक संचार विधि। यहाँ पर राइट आंसर जो है होगा, ठीक है ना, आधुनिक संचार विधि। क्वेश्चन है यहाँ पर 36। अब बात आती है कि ये संचार क्या है, क्योंकि आधुनिक संचार की विधि, आंसर तो पता चलेगा। जो संचार है ना, ये हम कह सकते हैं क्या है? ये जो है संचार जो है अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन कहते हैं इसको हम, ठीक है, हम सभी जानते हैं। तो ये कम्युनिकेशन जो शब्द है किस भाषा से आया है? तो लैटिन भाषा के, ठीक है, लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा का कौन से शब्द से निकला है? तो कम्युनिस्ट से निकला है, ठीक है, कम्युनिस्ट से निकला है ये, ठीक है, कम्युनिस्ट से ये निकला है। इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? अगर पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका जो कम्युनिस्ट है लैटिन भाषा में, इसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन, ठीक है, टू मेक कॉमन मतलब किसी भी बात को, किसी को भी चीज़ को सामान्य बनाना, ठीक है, हिंदी में कहेंगे सामान्य बनाना। तो जो भी चीज़ है उसको सामान्य बनाना, जो भी आप लोगों को पहुंचाना चाहते हो, जो भी बात है, जो भी जिस चीज़ का आप विस्तार करना चाहते हो उसको सामान्य लोगों तक पहुंचाया जा सके, ठीक है ना। तो संचार को हम क्या कहते हैं? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के आधार पर अपने विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान करता है, उसी को हम संचार कहते हैं। ये दोहरा प्रभाव माना जाता है। संचार क्या है? एक दोहरा प्रभाव है, ठीक है। क्या है? संचार दोहरा प्रभाव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, तभी आप संचार यहाँ पर कर सकोगे, ठीक है। एक तरफ संप्रेषक संदेश देता है, दूसरी तरफ से क्या प्राप्त करता है? अनुक्रिया प्राप्त करता है। तो कहते हैं क्या चलता है? क्रम होता है इसका। एक जो संदेश करता है संप्रेषक, वो क्या करता है? यहाँ पर संप्रेषक क्या करेगा? यहाँ पर संदेश देगा, ठीक है, संदेश देगा। तो ये क्रम चलता रहेगा, संदेश देगा। तो यहाँ पर कौन है? इस संदेश को प्राप्त करने वाला होगा प्राप्तकर्ता, ठीक है।
प्राप्तकर्ता क्या करेगा, इस बात की अनुक्रिया देगा, ठीक है, इस बात की अनुक्रिया देगा। तो ये दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो संचार बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है 36। एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नैसर्गिक एवं प्राकृतिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होगी? ऑप्शन ए है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। एक प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नैसर्गिक एवं प्राकृतिक नेतृत्व चयनित करने में उपयोगी सिद्ध होगी? ए ऑप्शन है निष्पादन परीक्षण, बी है साक्षात्कार, सी है समाज नीति, या फिर यहाँ पर डी ऑप्शन होगा कार्य साधक दक्षता परीक्षण। तो सबसे सही आंसर यही है, ठीक है ना, डी ऑप्शन कार्य साधक दक्षता परीक्षण सबसे उपयोगी एवं सिद्ध रहेगा प्रसार कार्यकर्ता के लिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं, ये क्या होता है, किसी भी ग्रामीण में प्रसार कार्य है तो एक धुरी का काम करता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 37, कौन प्रसार कार्यकर्ता? 37 क्वेश्चन है, लिंग एवं धर्म के आधार पर जनसंख्या विवरण हेतु केंद्रीय प्रवृत्ति में से कौन से मापदंड जो है सुझाए गए? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की आप 3 माप को जानते हो, एक मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, ठीक है। तो इनमें से ये बताया गया है कि लिंग एवं धर्म के आधार पर जब आपको जनसंख्या का वितरण करना हो तो इनमें से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापदंड जो है आपके लिए सुझाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर मीन है, मीडियन है, मोड है, ये सभी मतलब तीनों ही दिए हुए हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ये सभी मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों के माध्यम से ही हम ये जनसंख्या का वितरण कर सकते हैं लिंग एवं धर्म के आधार पर। क्वेश्चन है यहाँ पर 38, दो चर वेरिएबल के बीच का सह संबंध पूर्णतः ऋणात्मक होगा यदि मूल्य बराबर हो किसके? +1 के, बी है -1 के, सी है 0.5, डी है -0.5। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन -1 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर 39, कोयला, लकड़ी एवं प्लास्टिक के जलने से प्रदूषित होता है वायु, जल, मृदा या फिर ध्वनि? तो कोयला, लकड़ी एवं प्लास्टिक जल रही है, जलेगी, क्या निकलेगा यहाँ पर? फोग, मतलब धुआं निकलेगा, ठीक है ना, धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 भी बोल सकते हैं, ऐसी कुछ गैसेस निकलेंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके की गैसेस भी निकलेंगी और ये कहाँ जाएंगी? वातावरण में मिल जाएंगी। और वातावरण में क्या है? वायु है, वायु से क्या होगा? हम ऑक्सीजन लेंगे और ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगी और बहुत तरीके की समस्याएँ जो हैं मतलब स्वास्थ्य संबंधी या फिर हम कहेंगे श्वास संबंधी, श्वसन तंत्र संबंधी बहुत सारी बीमारियों को ये जन्म देंगी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या? वायु प्रदूषण। जब कोयला, लकड़ी एवं प्लास्टिक जलेगा तो ये वायु प्रदूषण का कारक बनेगा, ठीक है, वाहक बनेगा। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है अभी आपके लिए, अब एक खुशखबरी है, ठीक है। खुशखबरी क्या है? अब आपका ध्वनि प्रदूषण बढ़ने वाला है। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ध्वनि प्रदूषण बढ़ने वाला है। देखो, मैं भक्त बहुत हूँ, भोले बाबा को बहुत मानती हूँ, बहुत श्रद्धा भक्ति है उनके प्रति मेरी, बहुत मतलब कोई मेरे अंदर कोई भी उनको लेकर कुछ भी नहीं है, ठीक है, गलत नेगेटिव। लेकिन कांवड़ जिस तरीके से जाती है शोर शराबा करते हुए, इसके मैं कतई अगेंस्ट हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट में होती तो सबसे पहले इसी चीज़ पर रोक लगाती, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वृद्ध लोग रहते हैं, बहुत सारी, इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पड़ोसी का शीशा टूट गया पिछली बार, किससे? कांवड़ के शोर से। अब आप समझ सकते हैं कितना विकट वाला शोर होगा। कांवड़ के डीजे से शीशा चटक गया, ठीक है, आप विश्वास, इतनी धमक लगती है, हमारे यहाँ का पूरा इंटरनेट हिल जाता है, वाईफाई तक नहीं चलता, नेट नहीं चलता है, इतनी बुरी तरीके से कांवड़ निकलती। क्योंकि हम बरेली शहर नाथ नगरी में रहते हैं, ठीक है। नाथ नगरी में आप जानते हो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कांवड़ यात्रा के लिए, लेकिन मैं उनका सम्मान करती हूँ जो भक्ति से, श्रद्धा से लेकर जाते हैं। पर जो ये लोग बदतमीजी करते हैं और गाने इतने गंदे गंदे चलाते हैं कांवड़ यात्रा में, ये हम बता ही नहीं सकते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति है ही नहीं। ये सिर्फ क्या है? दूसरों लोगों को दिखाने के लिए, उन्हें जलाने के लिए बेवजह की अंधभक्ति है, ठीक है। क्वेश्चन है 40, कान के पर्दे फट सकते हैं ध्वनि प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से या फिर वायु प्रदूषण से? तो कान के पर्दे कब फटेंगे भैया? ध्वनि प्रदूषण होगा तब फटेंगे, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर 41, ध्वनि प्रदूषण। कभी कभी स्क्रीन बहुत परेशान करती है, ठीक है। चलो, अब जो भी आंसर तो आपको दिख ही गया। तो ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है वृक्ष लगाकर, औद्योगिक संस्थानों में ध्वनि अपशोषक यंत्रों को लगाकर, कानून द्वारा या फिर उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो इन सभी के द्वारा आप वृक्ष लगा सकते हो, ठीक है ना। आप औद्योगिक
स्थानों में ध्वनि अवशोषक यंत्रों को लगा सकते हो। कानून द्वारा भी जो है इसको, क्योंकि पेड़ को काटा जा रहा है तो पेड़ को काटोगे तो फिर ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करोगे, तो कानून का प्रयोग भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 42, वायु के गुण हैं। अब अच्छी स्क्रीन हो गई, इससे पहले कितना परेशान कर रही थी। 42, वायु के गुण क्या हैं? वायु चूषण, वायु प्रचालन, वायु विसरण या फिर ये सभी। तो वायु के जो गुण की अगर हम बात करते हैं, देखो वायु चूषण तो वायु का गुण नहीं होता है, ठीक है, वायु कभी वायु को चूसती नहीं है ना, लेकिन वायु प्रचालन और विसरण ये दोनों क्षमता होती हैं, पर ये दोनों सही है, इस वजह से डी ऑप्शन यहाँ पर माना गया है। ये सभी सही है क्योंकि इसमें और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आप कर सको, क्योंकि ये भी गुण होता है ये भी, तो डी ऑप्शन सही है। कैसे, आप इसको जान लीजिए। प्रचालन क्या होता है? वायु प्रचालन का मतलब क्या होता है? प्रचालन क्या होता है? ऊष्मा स्थानांतरण का एक तरीका है जिसमें ऊर्जा एक अणु से दूसरे अणु में क्या होती है? स्थानांतरित होती है बिना किसी माध्यम के, कणों के थोक गति के, ठीक है। तो ये प्रचालन होता है जिसमें ऊष्मा को स्थानांतरित करने का ये एक तरीका होता है, ठीक है। आगे अगर थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पर यदि आप एक गर्म लोहे की छड़ को हवा में रखते हो तो वह धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वह अपने आसपास की हवा में गर्मी स्थानांतरित कर देगी। क्यों? ये यहाँ पर प्रचालन हो गया। जैसे कि गर्मी थी, वो गर्मी कहाँ चली गई? वायु में चली गई, और आपके जो भी लोहे की छड़ गर्म थी वो ठंडी हो गई, क्योंकि उसकी गर्मी वायु में चली गई और वायु की गर्मी कहाँ आ गई? लोहे की छड़ में आ गई, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये वायु का एक खराब ऊष्मा संभार, खराब तो है। अब मान लो कोई भी चीज़ है, गर्म लोहा है, जहाँ पर ये काम होते हैं, वो चीज़ बार बार गर्मी चली जाएगी वातावरण में, तो उस जगह पर भी तो गर्मी पैदा करेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये ऊष्मा जो है, ये तरीका सही नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, मतलब हम इसको मान सकते हैं, वातावरण गर्म हो जाता है, ठीक है। ओके, देखो जिससे बेबी गर्म हो जाते हैं, मतलब आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर क्या होती है? गर्म हो जाती। मैंने अपनी भाषा में बता दिया है। ओके, विसरण क्या होता है? विसरण एक भौतिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। विसरण कैसी प्रक्रिया? भौतिक प्रक्रिया है। विसरण पूछा भी जाता है हमारे मैनेजमेंट में, जिसमें कण जैसे कि अणु या आयन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ उनकी सांद्रता अलग अलग होती है। ये प्रक्रिया तब होती है जब एक पदार्थ के कण अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। जब तक कि सांद्रता समान ना हो जाए तब तक ये विसरण करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, वायु में विभिन्न गैसों के अणु होते हैं, हम सभी जानते हैं। ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और स्वतंत्र रूप से ये गति भी करते हैं, ठीक है। गति कर रहे हैं, यही मतलब ये विसरण कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ये प्रक्रिया विसरण के कारण होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका विसरण, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, इत्र की बोतल खोलने पर उसकी सुगंध पूरे कमरे में क्या होगी? फैल जाएगी, ठीक है ना। धूप बत्ती जलाने पर धुआं पूरे कमरे में फैल जाएगा, ठीक है। सब्जी या फल के पकने पर उसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाना, मतलब जहाँ पर भी ये फैल जाएगा। तो ये क्या होता है? ये विसरण होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस वजह से चूषण कुछ नहीं होता है, वायु चूषण का काम नहीं करती है, लेकिन विसरण प्रचालन ये दो काम वायु से संबंधित है। तो ये आगे एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी से ही प्रश्न उठाए गए हैं। क्वेश्चन है 43, नाभिकीय प्रदूषण के कारण क्या होता है? चर्म रोग होता है, कैंसर होता है, बांझपन होता है, ये सभी होता है। तो नाभिकीय प्रदूषण से ये सभी समस्याएं जो है आपको देखने को मिलती हैं। चर्म रोग भी होगा, चर्म रोग कैंसर में परिवर्तित हो जाता है, और बांझपन वाली समस्याएं भी होंगी। तो यहाँ पर नाभिकीय प्रदूषण पढ़ लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से पीजीटी का अगर एग्जाम हुआ अगस्त लास्ट में। वैसे तो लग ही नहीं रहा कतई कि होगा, और ऐसा मतलब कोई नोटिस अब आया नहीं है, पर फिर भी तैयारी करते रहो। नाभिकीय प्रदूषण जो रेडी एक्टिव पोल्यूशन होता है, इसके कारण कई गंभीर रोग हो सकते हैं, जिसमें कैंसर हो गया, आनुवांशिक विकृतियाँ हो गई, हृदय रोग हो गए, ये शामिल है। इसके अतिरिक्त ये श्वसन तंत्र और प्रजनन प्रणाली को भी प्रभावित कर सकता है। नाभिकीय प्रदूषण के कारण होने वाले कुछ प्रमुख रोग। ओके, तो यहाँ पर हृदय रोग भी हो सकता है, विकृतियाँ, ये सारी आप देख सकते हो, जो कि किस कारण होती हैं? नाभिकीय प्रदूषण के कारण होने वाले कुछ और रोग, कैंसर, ठीक है, ये भी सब पढ़ लीजिए। अच्छा, ल्यूकेमिया, ठीक है, और फेफड़ों का कैंसर, थायराइड कैंसर भी होता है। ल्यूकेमिया तो आप सभी पढ़ चुके हो, ठीक है। आनुवांशिक विकृतियाँ, नाभिकीय प्रदूषण के कारण डीएनए में परिवर्तन हो सकते हैं, ये आनुवांशिक प्रॉब्लम है, ठीक है। एक सेकेंड में थोड़ा जल्दी में कहीं कुछ काम करके आई हूँ तो थक गई हूँ, थोड़ा स्टॉप करके वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे हृदय रोग भी हो सकता है। तो ये सारी समस्याएं, ये क्योंकि ये प्रश्न आया है पीजीटी में, इसलिए मैं बता रही हूँ, इन सबको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है पीजीटी में देखे जाते हैं, और ये स्पेसिफिक या तो आपको 12th क्लास तक की बुक में मिलती हैं चीज़ें, ठीक है, और कई बार हमारी जो बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन में ये बहुत कम पढ़ने को मिलती हैं कहीं कहीं, तो ये चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन रह जाता है। तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ये COPD क्या है? तो ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़,
ये पढ़ी होगी आपने, ठीक है। तो ये रेडियोधर्मी तत्वों के संपर्क में आने से फेफड़ों के कैंसर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है ये, ठीक है, फेफड़ों का कैंसर, ओके, जिसमें अन्य श्वसन संक्रमण हो सकते हैं। प्रजनन संबंधी समस्या, नाभिकीय प्रदूषण प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जन्म दोषों का कारण भी ये बन सकता है, ठीक है। अन्य इसके अलावा नाभिकीय प्रदूषण से मोतियाबिंद, लो आंखों की समस्या भी हो सकती है, गुर्दे की क्षति भी हो सकती है, ये सभी समस्याएं, तो इससे बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है नाभिकीय प्रदूषण से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन है 45, सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? समुदाय में रहने वाले सभी सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम होना, परिवार में रहने वाले सभी का स्वास्थ्य जो है उत्तम होना। ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ए तथा बी दोनों ही सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 46, सामुदायिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? व्यक्ति की है, समाज की है, सरकार की है, या फिर सभी की है? तो यहाँ पर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने की जो जिम्मेदारी है वो व्यक्ति की भी है, समाज की भी है, सरकार की भी, भाई सभी की है ना, तो इसमें कोई एक व्यक्ति तो होगा नहीं। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में, देख लीजिए। क्वेश्चन है 47, भारत में विभिन्न बीमारियों के फैलने के कारण क्या है? गरीबी है, रूढ़िवादिता है, जनसंख्या वृद्धि है, या फिर ये सभी हैं? तो भारत में जो बीमारियां फैल रही हैं, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा नहीं अशिक्षा, ठीक है, रूढ़िवादिता, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, ये सभी जो कारण क्या है बीमारियों के फैलने के हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 48, स्वास्थ्य को नकारात्मक दिशा में ले जाने का कारण क्या है? मदपान, धूम्रपान, ड्रग एडिक्शन, या ये सभी? तो ये सारी ही चीज़ें क्या करती हैं आपको, जो हमारा हेल्थ होता है उसको क्या होता है, मतलब निगेटिव रोल प्ले करती हैं ये सारी चीज़ें, चाहे आप मदपान कर रहे हो, धूम्रपान कर रहे हो, ड्रग एडिक्शन हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन है 49, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है रोजगार में कमी करके, महंगाई बढ़ाकर, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके, पेयजल का संकट उत्पन्न करके। तो भाई जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है तो भाई यही काम किया जा सकता है ना, तो क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ था पर ये पूछा गया है, ये देखिए पहले ऐसे क्वेश्चन भी आते थे। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पोषण न्यूनता जनित नहीं है? हैजा, अस्थि मृदुलता, रक्ताल्पता, अंधता। तो यहाँ पर ऐसी बीमारी पूछा जा रहा है जो पोषण से संबंधित नहीं, पोषण की कमी से संबंधित नहीं, मतलब पोषण मतलब खाने से संबंधित तो हो सकती है, लेकिन आपको कि किसी को न्यूट्रिशन की कमी से नहीं होगी ये बीमारी। तो अस्थि मृदुलता आप जानते हो कहीं ना कैल्शियम या विटामिन डी प्रभावित करेगा, कैल्शियम, ठीक है, विटामिन डी या फिर फॉस्फोरस की कमी है तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम की कमी भी होगा तो भी कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। तो यहाँ पर जो अस्थि मृदुलता है कहीं ना कहीं इन सभी की समस्या से होता है, मतलब इन सब की कमी से होता है, ठीक है। रक्ताल्पता, खून लोहे की कमी होगी, ठीक है, फोलिक एसिड की कमी होगी, विटामिन B12 की कमी होगी, B2 की किसी की भी कमी होगी तो कहीं ना कहीं विटामिन C की कमी होगी तो आपको रक्ताल्पता एनीमिया हो जाएगा। अंधता, खासतौर से विटामिन A की कमी होगी तो आपको अंधता भी देखने को, मतलब आंखों की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेकिन हैजा जो है ये क्या है, किसी पोषण की कमी से नहीं होता बल्कि पोषण के प्रदूषित होने से होता है। जो आपने खाना खाया कितना भी बढ़िया खाया हो लेकिन उसमें कहीं से कोई भी ऐसा मतलब जैसे कि जो कि हैजा को फैलाने वाले तत्व होते हैं, मान लो पानी प्रदूषित था, भोजन को जो बनाने का तरीका था जैसे मक्खियों के संपर्क में आ गया, मक्खियों से होता है हैजा, ठीक है, मक्खियों से होता है, पानी और खाने के द्वारा फैलता है, ठीक है, शरीर में हमारे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कहीं ना जो है नुकसानदायक हो जाता है। हैजा जो है कहीं ना कहीं किससे फैलता है, गंदे खाने से फैलता है, गंदे जल से फैलता है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पढ़ा रहे हो बीच में डिस्टर्ब हो जाए तो बिल्कुल ही दिमाग काम नहीं करता। इस समय मेरे साथ यही हुआ, अभी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया था तो मैं 5 मिनट के लिए चली गई थी वीडियो स्टॉप करके। और लाइव क्लास में और ऑफलाइन क्लास में मेरे साथ यही फ़ायदा है कि लाइव क्लास में क्या होता है, मेरे यहाँ सबको प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई आप हिल नहीं सकते वहाँ से, और मेरे बिना मेरे घर में एक पत्ता नहीं हिल पाता किसी काम के लिए, ठीक है। तो ये मैं रिकॉर्ड क्लास इसलिए भी लाती हूँ। अब इसमें मैं 10 मिनट को लिए क्या मैं 15 मिनट को भी चली जाऊँ, 20 मिनट के लिए भी वीडियो स्टॉप हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मेरे जब टाइम होगा तो मैं रिकॉर्ड कर दूँगी, बस फ़ोन को कोई छुए नहीं फिर एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सेशन कैसा लगा बताना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।